आज हम पढ़ेंगे साझेदारी अधिनियम 1932 यानी 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार किया है जो उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारी जिन लोगों का आपसी संबंध है उन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का आपस में समझौता किया हुआ है जो या तो वो सभी लोग चलाएंगे उस साझेदारी को या उन सभी की ओर से कोई भी एक व्यक्ति साझेदारी को संचालित कर सकता है यानी चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है। Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है इस वक्त आपके सामने ऑडियो रिकॉर्डिंग में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। वैसे तो इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने जो है रिटन में अवेलेबल कराया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी थी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि आपको यह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदारी के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। एक सरल भाषा में यदि कहा जाए तो इसका मतलब है कि साझेदारी किस प्रकार से हम समझेंगे कि ये साझेदारी है, यानी साझेदारी में क्या विशेषता पाई जाती है, क्या खास बातें हैं पाई जाती हैं। यदि हम इसके लक्षण के बारे में प्रकाश डालते हैं तो ये कह सकते हैं कि साझेदारी की जो पहली हेडिंग है, यदि आप लोग अपने बताए हुए पूछे गए प्रश्नों का जवाब ढंग से लिखेंगे और हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। यदि आपने हेडिंग को नहीं लिखा तो ये मान लीजिए कि आपकी मार्किंग उतनी अच्छी नहीं होगी। यदि आप किसी भी चीज़ को बताना चाहें तो मैक्सिमम हेडिंग वाइज ही बताइए। मतलब उसका कहने का ये है कि आप जब भी कोई भी चीज़ लिखें, यदि उसका वर्णन आप हेडिंग में कर सकते हैं तो हेडिंग वाइज उसको बताइए। उसका वर्णन हेडिंग के हिसाब से यदि करेंगे तो वह हेडिंग यदि आपको याद होगा तो उसके अंदर का जो मैटर है वह आप समझ बूझ कर अपने हिसाब से भी बनाकर लिख सकते हैं। वह हेडिंग ही यह बात बता देती है कि आपको वहाँ पर क्या लिखना है। जैसे साझेदारी के लक्षण की यदि बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला लक्षण है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी साझेदारी की जब स्थापना की जाती है तो उसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। साझेदारों की अधिकतम संख्या के विषय में साझेदारी अधिनियम में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वह 20 और बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकती है, जिसमें कि अब उसे संशोधित कर दिया गया है। अब उसमें अधिकतम संख्या 50 बता दी गई है और उसको किसी विशेष परिस्थिति में 100 तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि मिनिमम साझेदारों की संख्या 2 है। लेकिन ये जो नया नियम है उसके मुताबिक यह कंपनी अधिनियम 2013 में नए तरीके से संशोधित करके बताया गया है। दूसरा लक्षण है आपसी संबंध यानी म्यूचुअल रिलेशन। साझेदारों का आपसी संबंध जब भी होता है यदि एक अनुबंध या साझेदारी संविदा द्वारा यानी पार्टनरशिप अगर डीड में यह चीज़ उन्होंने लिख लिया है और उसके द्वारा ही यदि उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है
तो जरूरी है कि वह एग्रीमेंट रिटन में हो, जिसे हम पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। इसको हिंदी में समझौता पत्र, अनुबंध, संविदा, संलेख या राजीनामा कई नामों से जानते हैं। आपके सामने भी प्रश्न में इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करके पूछा जा सकता है। यदि आप साझेदारी संलेख को रट के बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि यह अन्य शब्दों से भी पूछा जा सकता है, तो आप घूम जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा जो लक्षण है वह है व्यवसाय यानी बिजनेस। साझेदारी के लिए बहुत जरूरी है कि सभी साझेदार जब मिले और उनका आपसी संबंध स्थापित हो तो वो कोई ना कोई व्यवसाय अवश्य करें। यदि व्यवसाय नहीं करते हैं तो साझेदारी नहीं मानी जाती। व्यवसाय में वह सभी कार्य आते हैं, चाहे वो व्यापारिक हों, औद्योगिक हों, वाणिज्यिक हों या प्रत्यक्ष सेवाओं से संबंधित हों, लेकिन इन सभी का जो मुख्य मकसद है, उद्देश्य है, वह लाभ कमाना ही होना चाहिए। यदि व्यवसाय नहीं करेंगे तो बेशक उनके बीच में आपसी संबंध है, लेकिन फिर वो साझेदारी नहीं कहा जाएगा और वह कानूनी तौर पर लीगल यानी वैध भी नहीं माना जाएगा। इसकी चौथी हेडिंग है लाभ का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। साझेदारों में जितना भी प्रॉफिट होता है एक वर्ष के अंदर, वह पहले से ही उनके द्वारा निश्चित किए गए अनुपात में बांट लिया जाएगा। यदि उन्होंने साझेदारी में लाभ को बांटने का कोई समझौता नहीं किया होगा तो वह बराबर बराबर सभी साझेदारों में बांटा जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे फर्म के लाभ में हिस्सा नहीं मिलता है वह साझेदार नहीं कहलाया जा सकता है। इसके विपरीत ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें फर्म के लाभ में से हिस्सा तो मिलता है लेकिन वे फर्म के साझेदार नहीं होते। जैसे फर्म का मैनेजर है, कोई मृत साझेदार की विधवा है, या ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हिस्सा दिया जाता है परंतु वे साझेदार नहीं कहा जा सकता है, यानी वे साझेदार नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि साझेदार बनने के लिए उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलना जरूरी तो है, परंतु कुछ ऐसे लोगों पर भी आपको ध्यान रखना होगा जिन्हें साझेदार का लाभ जैसा हिस्सा तो मिलता है परंतु वो साझेदार नहीं होते हैं। पांचवी हेडिंग आती है इसकी व्यवसाय का संचालन यानी रेगुलेटिंग बिजनेस। साझेदारी फर्म का जो व्यवसाय है उसको कोई भी साझेदार चला सकता है, कोई भी उसका संचालन कर सकता है। उसको सभी साझेदार लोग मिलके चला सकते हैं या उन सभी की सहमति से कोई भी एक साझेदार भी उस फर्म को आसानी से चला सकता है। इस प्रकार से साझेदारी में 5 प्रकार के मुख्य लक्षण आपके सामने बता दिए गए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है साझेदारी संलेख अथवा संविदा, जिसे पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। साझेदारी की स्थापना वैसे तो अनुबंध के द्वारा यानी पार्टनरशिप डीड के द्वारा ही संभव होती है। यदि यह अनुबंध यानी यह एग्रीमेंट मौखिक हो तो यह साझेदारी में थोड़ा सस्पेंस पैदा करता है, इसलिए इसको लिखित ही अगर एग्रीमेंट साइन किया जाता है, यानी यदि साझेदारी संविदा या अनुबंध लिखित तौर पर होती है तो साझेदारी को चलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। वैसे साझेदारी लिखित ही तौर पर मतलब लिखित तौर पर ही अगर अनुबंध किया जाए तो यह बहुत ज़्यादा आवश्यक तौर पर उचित मानी जाती है, क्योंकि इसके आधार पर भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद को हम आसानी से सुलझा सकते हैं। साझेदारों के इसी लिखित अनुबंध को ही, जिसमें साझे संबंधी सभी शर्तों तथा अन्य आवश्यक बातों का उल्लेख होता है, साझेदारी संलेख अथवा राजीनामा कहते हैं और इंग्लिश में इसको पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। इसको कभी कभी समझौता पत्र भी कहा जा सकता है।
आपके एग्जाम में ये समझौता पत्र के नाम से भी बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है। साझेदारी संलेख व्यापार के आकार और प्रकार के अनुसार अनेक शर्तों का इसमें उल्लेख किया होता है। इस अध्याय में हम उन्हीं शर्तों का वर्णन करेंगे जिसको बहीखाता तथा लेखा कर्म से संबंधित किया गया है, अर्थात लेखा कर्म की दृष्टि से प्रत्येक साझेदारी संलेख में किन किन बातों का होना आवश्यक है उसको भी हम आगे चर्चा में रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साझेदारी संलेख अथवा संविदा में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे साझेदारी संलेख में उल्लिखित बातें। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम साझेदारी संलेख में लिखते हैं या साझेदारी संलेख में उसका वर्णन किया जाता है। उन तमाम बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करेंगे। और आप वीडियो को आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको इस ऑडियो को सुनना है ध्यान से। यदि आपने इस ऑडियो को सुन लिया तो आपको साझेदारी संलेख में उल्लिखित बातें, यानी साझेदारी संलेख में हम किन बातों का वर्णन करते हैं वो, और साझेदारी संलेख के अभाव में किन किन चीज़ों को, ऐसे कौन से नियम हैं जो लागू होते हैं। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो ऐसे कौन से नियम हैं वह जो कि बिना साझेदारी एग्रीमेंट के लागू होता है। अर्थात यदि साझेदारी का अनुबंध साझेदारों में नहीं है तो किन चीज़ों को, ऐसे कौन से नियम हैं जिसको बहुत ही अच्छी तरह से साझेदारी में लागू करना पड़ेगा और सभी को वह बात माननी भी पड़ेगी। तो आइए तमाम बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसका जो है, सबसे पहली बात जिसको उल्लिखित की गई है वह है पूंजी, यानी साझेदारों को साझेदारी फर्म में कितनी पूंजी लगानी होती है। ये पूंजी निर्भर करती है उनके ऊपर कि उन्होंने साझेदारी अनुबंध में किस प्रकार से पूंजी लगाने का निर्णय लिया है। कुछ साझेदार साझेदारी फर्म में फुल टाइम यानी पूरी तरह से तन मन धन से लगे होते हैं तो वह पूंजी कम देते हैं, और कुछ लोग पार्ट टाइम में भी काम करते हैं तो वह पूंजी ज़्यादा देते हैं, लेकिन साझेदारी में उनका जो भौतिक योगदान है वह थोड़ा कम होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के साझेदार होते हैं, लेकिन पूंजी लगाने का जो मामला है वह सभी साझेदारों के आपसी अनुबंध और समझौतों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के साझेदार को कितनी पूंजी साझेदारी में लगानी पड़ेगी। जब पूंजी की बात हो रही है तो दूसरा पॉइंट अपने आप ही बन जाता है पूंजी पर ब्याज की। क्या सभी साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि मिलेगा तो कितना प्रतिशत मिलेगा, यह भी वहाँ पर उल्लेख होता है। अब जब पूंजी हो गई है, पूंजी का ब्याज हो गया है, तो अब लगे हाथ आहरण पर भी चिंता कर लीजिए। आहरण से हमारा मतलब होता है हर प्रकार का साझेदार, जितने भी साझेदार हैं वो अपने घरेलू खर्च के लिए निजी व्यय के रूप में कितना रुपया आहरण करेंगे यानी कि निकालेंगे साझेदारी से, और यह भी उल्लेख हो जाता है कब निकालेंगे। 2-3 तरीका है, हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की अंतिम तारीख को, या मध्य में महीने के बीचों बीच 15 तारीख 16 तारीख में। कुछ लोग क्वार्टरली भी निकाल लेते हैं, उनको 3-3 महीने की ज़रूरत होती है। जिस साझेदार को जिस प्रकार से ड्राइंग करनी होगी उसका भी उल्लेख वहाँ पर होता है। और ड्राइंग हुई है तो लगे हाथ ड्राइंग पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, इसका भी वहाँ पर उल्लेख हो जाएगा। यानी चौथी हेडिंग बनती है आहरण पर ब्याज। आहरण और फिर आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर अगर ब्याज लगेगा तो कितना प्रतिशत लगेगा, अगर कोई उल्लेख नहीं है तो आहरण पर ब्याज लगेगा ही नहीं। अब आती है बात सैलरी की। क्या किसी साझेदार को वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? यदि साझेदारी संलेख में वेतन के बारे में, अगर वेतन किसी के बारे में लिखा है कि फलाने पार्टनर को या इस पार्टनर को इतने रुपए सैलरी यानी वेतन
हर महीने दिया जाएगा या वार्षिक पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा, तो उसका भी उल्लेख वहाँ पर कर दिया जाएगा। अब आ गई सैलरी के बाद, हमने सैलरी पांचवा बिंदु बताया, यानी पांचवा पॉइंट था। साझेदारी संलेख में 5 बिंदुओं पर हमने बातें की है। कौन कौन सी बातें हुई? पूंजी हुई, पूंजी पर ब्याज हुआ, आहरण हुआ, आहरण पर ब्याज हुआ, और फिर वेतन हुआ, साझेदारों को वेतन। अब अगला आता है ऋण पर ब्याज। जो साझेदारों ने अचानक फर्म को धन की आवश्यकता पड़ गई, फर्म में कमी पड़ गई, पूंजी की कमी पड़ गई, तो पूंजी कोई नहीं ला रहा है, फर्म ने सोचा कि भाई लोन ले लिया जाए किसी से। अगर हम में ही कोई पार्टनर के पास पैसा है और वह फर्म को लोन के रूप में पैसा देना चाहता है, तो वह ऋण पर ब्याज उसको कितना दिया जाएगा? यदि उस साझेदार ने ऋण दिया है तो उसको ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा? यदि ब्याज का परसेंटेज वहाँ पर लिख दिया गया, 10% दिया जाएगा, फिर उसको 10% देंगे। कुछ नहीं कहा जाएगा तो उसको कम से कम 6% जरूर दिया जाएगा। करेक्ट। अब हम बात करते हैं, ब्याज हो गया, उसके बाद लाभ हानि अनुपात। सभी साझेदारों को जब फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा या हानि होगी, तो उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा? क्या बराबर बराबर किया जाएगा, या उनके द्वारा लाई गई पूंजी के अनुपात में किया जाएगा, या आपसी सहमति में 3-2-1, 2-3-1, ऐसे जो भी उन्होंने अनुपात डिसाइड कर लिया है उसके अनुपात में ही साझेदारी का प्रॉफिट का बंटवारा यानी लाभ हानि का बंटवारा होगा। क्लियर हो गया। अब आता है ख्याति का मूल्यांकन। फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की कई सारी विधियां दे रखी हैं, और जो हमारे पास तरीके होते हैं, औसत लाभ आधार विधि है, भारित औसत लाभ आधार विधि है, अधिलाभ आधार विधि है, पूंजीकरण विधि है, 3-4 विधियां हैं। इन विधियों में से किस प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन होगा, इसका भी वहाँ पर बाकायदे उल्लेख किया जाता है। इसके बाद आता है साझेदारी की अवधि, यानी साझेदारी जो चलाई जाएगी इसका पीरियड क्या होगा, ये कितने समय तक चलेगा। क्या हम इसको 10 साल तक चलाएंगे, क्या हम इसको 1 साल चलाएंगे, क्या इसको 5 साल चलाएंगे, आखिर यह क्या अनलिमिटेड, जब तक हम मर नहीं जाएंगे जब तक ये चलती ही रहेगी, इस बात का भी उल्लेख वहाँ पर जरूर होगा। इसके बाद होता है साझेदारों के अवकाश ग्रहण व मृत्यु पर उनका हिसाब किताब कैसे किया जाएगा। यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किस प्रकार से हिसाब दिया जाएगा। क्या उसको सारा पैसा दे दिया जाएगा या कुछ पैसा रख लिया जाएगा, कुछ पैसा दे दिया जाएगा, जो रखा हुआ है उसे किस्तों में दिया जाएगा। यह भी उल्लेख साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है। इससे साझेदारों में किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है। अब अगला पॉइंट है आपसी विवाद। अगर साझेदारों में लड़ाई झगड़ा हो गया, आपस में कोई मनमुटाव हो गया, तो वह कैसे समझौता होगा, उनका मनमुटाव कैसे दूर होगा, इसके बारे में साझेदारी में लिखा जाता है। संविदा में जरूर लिखा जाता है कि उनके बीच में यदि आपसी विवाद होता है, किसी बात को लेकर के शंका हो जाता है, संदेह हो जाता है, और एक दूसरे से यदि वह विवादित हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या तीसरे पक्ष को बुलाकर समझौता होगा या सभी साझेदार आपस में बैठ करके ही उस बिंदु पर, उस विवाद पर अपना हल स्वयं खोज लेंगे। यह भी साझेदारी संविदा में अवश्य लिखा जाएगा। इसके बाद आता है किसी साझेदार का दिवालिया होना। अगर मान लो कोई साझेदार दिवालिया हो गया है, अगर दिवालिया हुआ है तो उसकी वजह से पूंजी में कमी जरूर आएगी। दिवालिया तभी आदमी होता है जब उसके पास पैसा ही नहीं बचता है, वो माइनस में चला जाता है, कर्जे में डूब जाता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में उस साझेदार की यानी दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को सभी साझेदार लोग कैसे बांटेंगे? क्या लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे या पूंजी के अनुपात में बांटेंगे?
आखिर उसकी पूंजी की कमी को कैसे बांटा जाएगा, इसका भी इसी वक्त उल्लेख कर दिया जाएगा। यानी उसके बारे में भी अभी साझेदारी संविदा में ही बता दिया जाएगा। नहीं तो यदि कोई दिवालिया होगा तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी राजी ही नहीं होगा कि हम इसकी पूंजी की कमी की भरपाई करें। ऐसे में फर्म बंद हो जाती है, फर्म विघटित हो जाती है। इसके बाद आता है फर्म का हिसाब किताब। फर्म का हिसाब किताब किस प्रणाली के अनुसार रखा जाएगा और उसके खाते कब तैयार किए जाएंगे। क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होगी या 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगी। दो ही पीरियड ज़्यादातर मशहूर हैं। इनमें से कब उसके अंतिम खाते बनाएंगे, कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाएगा, कब बैलेंस शीट बनाई जाएगी, उस तिथि का, उस अवधि का, उस हिसाब किताब के वर्ष का भी जिक्र कर दिया जाता है, जिस पर सभी साझेदारों को इंतजार होगा कि अब हमें फर्म से प्रॉफिट मिलने वाला है या लॉस मिलने वाला है। भाई कोई बिजनेसमैन होता है जब हिसाब किताब लगाता है 1 साल के बाद ही तो लगाता है। इसके हमने बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान दे दिया है, लगभग 12-13 बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया है और हर पॉइंट्स सभी को याद रखना है। अब हम बात करेंगे यदि साझेदारी संलेख नहीं होगा तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होंगी। सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर साझेदारी संलेख है तब तो संलेख में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सब कुछ चलेगा। बाई चांस मान लो कि किसी कारण बस साझेदारी शुरू हो गई लेकिन साझेदारी समझौता पत्र सभी साझेदारों ने सिग्नेचर तो किया ही नहीं, साइन नहीं किया, आपस में कोई समझौता नहीं किया है, तो समझौते के अभाव में यानी संविदा या संलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होंगे। सबसे पहले नंबर पे है सभी साझेदारों का जो प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब है वह बराबर बराबर बांटा जाएगा। भाई जब तय नहीं किया गया है कि कैसे कैसे बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटा जाएगा, पहला। दूसरा है साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर ब्याज के बारे में संलेख अगर होता तो उसमें लिखा जाता, अब नहीं लिखा है संलेख में कुछ भी तो बराबर वो पूंजी पर कोई ब्याज दिया ही नहीं जाएगा और ना ही आहरण पर कोई ब्याज दिया जाएगा और न ही किसी साझेदार को वेतन दिया जाएगा। वेतन से भी कोई मतलब नहीं है। अगर संलेख में वेतन का उल्लेख होता फिर तो वेतन मिलता, जब वेतन का उल्लेख है ही नहीं तो वेतन उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके बाद है किसी साझेदार ने यदि अपनी पूंजी के अलावा किसी प्रकार का धन ऋण के रूप में फर्म को दिया है तो उसको कम से कम 6% ब्याज पाने का अधिकार है। अगर संलेख में लिखा होता कि 10% दिया जाएगा फिर तो 10 ही मिलता, लेकिन अब संलेख तो अभाव है संलेख का, यानी संलेख समझौता पत्र तो साइन हुआ ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको मात्र 6% ब्याज जरूर दिया जाएगा। उसके बाद है प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन व प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है। यदि संलेख में ये कहा गया होता कि भाई ABC है तो A को ही बिजनेस चलाने के बारे में हम प्लान बनाएंगे, B और C सहमत हो गए भाई हम लोग कभी कभी चल आएंगे फर्म में, मिस्टर A जो है डेली आएंगे, ये कंटिन्यू पार्टनर बनेंगे साझेदार, तब तो A ही संचालन करता। लेकिन अब तो किसी ने संलेख में कुछ नाम ही नहीं है किसी का, तो सभी साझेदार प्रबंध और संचालन में अच्छी तरह से बराबरी के हिस्सेदार बनेंगे, रोज फर्म में आएंगे, रोज फर्म की देखभाल करेंगे और फर्म में संचालन करेंगे। पूरा प्रबंधकीय कार्य, संचालन करने का कार्य सभी साझेदारों को करना पड़ेगा। प्रत्येक साझेदारों का एक कर्तव्य है कि सभी साझेदार परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, सद्बुद्धि से, ईमानदारी से साझेदारी को संपन्न करें, किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना करें। प्रत्येक साझेदारों को पुस्तकों को देखने का, उसकी प्रतिलिपि लेने का, कभी भी फर्म के अंदर आ करके
लेने का अधिकार है। कोई भी आए, कोई कॉपी करना है, कोई फोटो स्टेट करना है, कोई जानकारी लेनी है, कोई कागज रजिस्टर देखना है, कोई रुकावट किसी साझेदार को नहीं है। वो आकर के आसानी से फर्म में सभी जानकारी हासिल कर सकता है। इसके बाद आता है प्रत्येक साझेदार का जो आपसी मतभेद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें भी सभी लोग मिल करके अपना निर्णय बहुमत से कर सकते हैं। क्योंकि अगर निर्णय के बारे में, विवाद के सुलझाने के बारे में किसी तीसरे पक्ष का उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो सभी साझेदारों की सहमति से विवाद को सुलझाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है अगर उसमें लिखा जाए कि साझेदारी समझौता पत्र में कि हम तीसरे आदमी को बुलाएंगे, तीसरी व्यक्ति को बुलाएंगे, वो आकर के हमारे बीच की लड़ाई को दूर करेगा, तब तो भाई तीसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, उसको नियुक्त करेंगे, वो फैसला करेगा हमारा। जब हमने किसी को लिखा ही नहीं है तो आपस में बैठ करके ही अपने बहुमत से ही हम समझौते को अंजाम देंगे। लेकिन व्यापार के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर होगा तो सर्वसम्मति से होगा। कोई भी नया साझेदार यदि फर्म में आएगा तो सभी साझेदारों की सहमति से ही प्रवेश दिया जाएगा। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से ही फर्म से अवकाश ग्रहण भी करेगा। यदि साझेदारी मान लीजिए ऐच्छिक है यानी मनमौजी है, तो वह अन्य साझेदारों को केवल लिखित सूचना दे करके ही फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी अगर उसमें कहा जाए कि भाई हम साझेदारी से आज अवकाश ग्रहण करेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा है पार्टनरशिप करने का, तो वह एक लिखित एप्लीकेशन दे और रिटायर हो जाए। बाकी जो लोग साझेदारी कर रहे हैं वो लोग उसका हिसाब किताब का निपटारा करके उसकी छुट्टी कर देंगे। यदि किसी साझेदार ने जानबूझ करके फर्म को क्षति पहुंचाई यानी नुकसान किया है और उसके कारण, उसकी लापरवाही की वजह से फर्म को किसी प्रकार की हानि हुई यानी क्षति हुई, तो वह साझेदार फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। अर्थात अगर कोई साझेदार कोई ऐसा काम कर देता है जिससे साझेदारी को नुकसान होता है, और अगर नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करने का काम उसी साझेदार को करना पड़ेगा। फर्म की प्रत्येक संपत्ति फर्म की ही संपत्ति मानी जाएगी, वह फर्म के कार्यों के लिए ही प्रयोग होगी। यदि कोई व्यक्ति यानी कोई साझेदार फर्म की संपत्ति का प्रयोग निजी कार्यों के लिए करता है और उससे उसको लाभ होता है, तो वह लाभ उसको लाके फर्म में जमा करना पड़ेगा। राइट। अगला पॉइंट, यदि कोई साझेदार फर्म के समान अथवा उससे प्रतियोगिता करने वाला कोई व्यापार करता है तो उसे उस व्यापार से उपार्जित संपूर्ण लाभ तथा उसका हिसाब फर्म को देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमारी फर्म ABC की फर्म एक साबुन का कारोबार करती है, लेकिन ABC में से C जो साझेदार है वह साबुन का कारोबार अलग से भी करने लगता है, फर्म से कंपटीशन करता है, अपनी ही फर्म से खुद ही कंपटीशन करता है और प्रॉफिट कमाता है, तो वह प्रॉफिट उसको फर्म को ला करके देना होगा, क्योंकि वह अपनी ही फर्म से कंपटीशन कर रहा है, जबकि उसे अपनी फर्म से कंपटीशन करने वाला व्यवसाय करना ही नहीं चाहिए। राइट। इसके बाद है, यदि फर्म की बनावट में कोई परिवर्तन होता है तो साझेदारों के अधिकार अथवा कर्तव्य वही बने रहेंगे जो परिवर्तन से पहले थे। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए हमने फर्म के ढांचे में कोई परिवर्तन किया, अब ढांचा परिवर्तित हुआ, फर्म का आकार प्रकार परिवर्तित हो गया। ऐसी परिस्थिति में फर्म के जितने साझेदार हैं उनके लाभ हानि के बंटवारे में, उनके जिम्मेदारी में, उनके दायित्व में, उनके परिश्रम में, उनकी जिम्मेदारी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वह वैसे ही बना रहेगा जैसे कि पहले था। इसके बाद है, यदि फर्म एक निश्चित अवधि अथवा शेष किसी विशेष उपक्रम के लिए स्थापित की गई है, लेकिन वह उस अवधि अथवा उपक्रम समाप्त होने पर भी कार्य करने का निश्चय करती है, तो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, मान लो फर्म किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया और वह उद्देश्य पूरा हो गया, लेकिन फिर भी फर्म आगे जारी रहती है, यानी फर्म आगे भी चलने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी साझेदार की जिम्मेदारी में, साझेदारी के लाभ के बंटवारे में, लाभ हानि के कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी लोग जैसे पहले काम करते थे वैसे अब भी काम करेंगे। अर्थात साझेदारी के संलेख में तो कुछ है नहीं लिखा हुआ, अब उनकी साझेदारी के बनावट में, आकार प्रकार में यदि किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन होता है तो साझेदारों के जो पहले से हिसाब किताब चल रहा था वो वज्यों का त्यों ही बना रहेगा, किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने साझेदारी के अभाव में कम से कम 12, 13, 14, 15, 16, 17 बिंदुओं पर एक एक करके स्टडी किया है और 13 बिंदुओं पर हमने स्टडी किया है साझेदारी संलेख में उल्लिखित बातों का। एक बार हम साझेदारी संलेख में किन बातों का उल्लेख होता है उसकी हेडिंग पर ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग है पूंजी, दूसरी हेडिंग है पूंजी पर ब्याज, तीसरी हेडिंग है आहरण, चौथी हेडिंग है आहरण पर ब्याज। उसके बाद है साझेदारों का वेतन अथवा पारिश्रमिक, उसके बाद है फर्म का हिसाब किताब, फिर ख्याति का मूल्यांकन, साझेदारी की अवधि, साझेदारों की मृत्यु पर अथवा अवकाश ग्रहण पर हिसाब किताब कैसे होगा, साझेदार की मृत्यु के बाद है साझेदार का दिवालिया होने पर हिसाब किताब कैसे होगा, साझेदारों ने जो ऋण दिया है ऋण उसका ब्याज वगैरह के बारे में, उसके बाद है साझेदारों के आपसी विवाद, फर्म का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, उसका अवधि पीरियड क्या होगा, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा या 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। ये तमाम बातें हेडिंग वाइज साझेदारी संलेख में उल्लिखित बातों का जिक्र जब पूछा जाएगा तो वहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा। अब तुम लोगों ने 2 चीज़ें समझी है, पहला साझेदारी संलेख में किन बातों का उल्लेख करते हैं, दूसरा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण तुम लोगों ने सुना है। उसके बाद अगर इसमें किसी प्रकार का पढ़ते समय सभी में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस हेडिंग से संबंधित अपनी क्वेरीज बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है उस पर डिस्कस करिए, लेकिन ये पॉइंट डिस्कस तुम तभी कर सकते हो जब तुम घर पे पढ़ोगे। अगर जब तुम में से कोई घर पे कोई पढ़ेगा नहीं तो उसको प्रॉब्लम होगी नहीं, प्रॉब्लम अगर होगी तो उसका निपटारा यहाँ पर अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 प्रकार की भाषाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। एक भाषा तो वो होती है जो किताबी में भाषाओं से संबंधित है, यानी बुक हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल बुक से हटके होता है। हम अपनी भाषाओं को एक साधारण भाषा में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, यानी जो बुक की भाषा है उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लो। जरूरी नहीं है कि किताब में लिखे हुए वही शब्द तुम लोग इस्तेमाल करो, वो शब्द इस्तेमाल करो जिसका मीनिंग तुम समझ चुके हो। अब किताब में जैसे लिखा है आहरण, इन्होंने लिखा है साझेदार फर्म से अधिक कितना आहरण कर सकेंगे। प्रायः एक सीमा निश्चित कर दी जाती है जिससे अधिक रकम साझेदार अपने निजी व्यय के लिए नहीं निकाल सकते। अब इसको किताब की भाषा है, अब इसे अपनी भाषा में परिवर्तित कर लो। जब कोई साझेदार आहरण करता है तो वह कितना रुपया निकालेगा, इस बारे में भी साझेदारी संलेख में उल्लेख होता है। कब निकालेगा, कितने रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकता है, वह भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। ये अपनी भाषा में, मतलब कहने का मेरा ये है कि किताब की भाषा पे ही निर्भर मत रहिए। जब वह पॉइंट तुम्हारे समझ में आ जाता है तो वह पॉइंट अपने आप अपने शब्दों में बयान करो, किताब के शब्दों से हटो। किताब के शब्द में मैटर थोड़े से हैं, 1-2 लाइन का ही तो है। अगर खुद समझ करके बनाओगे तो वह कई लाइन का बन जाएगा और मैटर भी थोड़ा बड़ा बनेगा। इसलिए मैटर्स को ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करो, छोटा मत करो। सभी स्टूडेंट्स को यही राय दी जाती है,
हम यूट्यूब चैनल पर भी हर बच्चे को यही कहते हैं कि अपने आप समझने की कोशिश करो। खुद जब समझ जाओगे उसके मैटर अधिक से अधिक खुद बना सकते हो, क्योंकि किताबों में जितना लिखा होता है कभी कभी किताबों की भाषा हमारी समझ में नहीं आती है, हम उससे हट जाते हैं और थोड़ा सा पढ़ते समय कुछ और भी सोचने लगते हैं। लाइनें किताब की होती हैं, दिमाग स्कूल में होता है, या दिन भर खेले हुए किसी न किसी चीज़ को हम अपने मन में एक कोने पे उसको घुमाते रहते हैं। शब्द किताब में चलते हैं, दिमाग में कुछ और मैटर घूमता रहता है, इससे हमारा ध्यान कंसंट्रेशन जो होता है वो सही नहीं रहता है। इसलिए पढ़िए, पढ़ते समय अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए। ठीक है।